हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बीकॉम का सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चैप्टर्स हैं वो कितने आने हैं? आपको 14 चैप्टर्स आने हैं। तो हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम सिर्फ अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, इस प्रोसेस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज हैं, कैसे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Accounting is the process of recording the financial transactions pertaining to a business। तो अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या? इस तरह की प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो भी हमारे बिजनेस में है। The accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agencies, regulators and tax collection entities। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? समराइजिंग, समराइज करेंगे हम ट्रांजेक्शंस को, एनालाइज करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? ओवरसाइट एजेंसीज को, रेगुलेटर्स को, टैक्स कलेक्शन एजेंसीज को। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग आर ए कंसाइज समरीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं वो एक्चुअल में है क्या? एक कंसाइज समरी है। कंसाइज का मतलब है कि बहुत छोटी फॉर्म में एक समरी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की जो हम यूज करेंगे ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड, समराइजिंग द कंपनीज ऑपरेशन एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम सबको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। अब इन इस टाइम पीरियड में हर एक डे में बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो हम पूरे ऑल ओवर की डेट्स की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिटेल में तो स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो कंसाइज फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एसोसिएशन, अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड फाइनली रिजल्ट्स आर इंटरेस्टेड। ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। An accounting information system involves collection, storage, and processing of the financial and accounting data used by the internal users to report the information to investors, creditors, and tax authorities। तो accounting information system में क्या है कि हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं इसकी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डाटा की, और जो कौन यूज कर रहा है? इंटरनल यूजर्स, ताकि हम रिपोर्ट कर सकें इस इंफॉर्मेशन को। किसको? इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, टैक्स अथॉरिटीज को। It is generally a computer-based method of tracking accounting activity in conjunction with the information technology resources। तो जनरली ये क्या है? कंप्यूटर बेस्ड मेथड है। किसके लिए यूज किया जाता है? कि हम ट्रैक करें किसको? अकाउंटिंग एक्टिविटीज को। किसके साथ? इन कंजक्शन विद द आईटी रिसोर्सेज। An information system combines the traditional accounting practices such as the generally accepted accounting principles or IFRS with modern information technology resources। इसमें हम क्या है, जो हमारे गैप है उसको हम किसके साथ फाइन कर देंगे? मॉडर्न के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम देखो, अगर हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आ जाएगा। हम प्रोटेक्ट कर लेंगे बिजनेस की प्रॉपर्टी को, टू असर्टेन द ऑपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू फैसिलिटेट द रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग में क्या आएगा कि देखो, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ जी हमने कौन सी ट्रांजेक्शन्स की हैं, फिर उनको रिकॉर्ड्स करेंगे, फिर उनको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन कौन कौन सी चीजों की होगी? तो वो रेलिवेंट हो, दूसरी रिलायबल हो, दूसरी वो कंपेयरेबल हो। और कंपेयरेबल मतलब कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज के रिगार्डिंग हो, ताकि उसी ऑर्गेनाइजेशन सेम सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग एक्टिविटीज के साथ हम उसको कंपेयर कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मायरिंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो, बुक कीपिंग में सिर्फ आपका मतलब आपके पास क्या काम होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, मायर करना और ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर देना है। अब अकाउंटिंग में क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसमें देखो पॉइंट क्या आ गया? कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच वर क्लासिफाइड इन द लेजर अकाउंट, कि हम उसको कम्युनिकेट करेंगे जो हमने क्लासिफाई की थी लेजर अकाउंट में। Decision making में मैनेजमेंट can't take a decision based on the data provided by the bookkeeping। अब बुककीपिंग में सिर्फ हमने रिकॉर्ड कर दिया, उसको आगे हमने वेरीफाई नहीं किया, उसको हमने आगे इंटरप्रेट नहीं किया, तो मैनेजमेंट इसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अकाउंटिंग में डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स द मैनेजमेंट कैन टेक द क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। तो अगर जो भी डाटा हमें प्रोवाइड किया गया अकाउंटेंट्स ने दिया है, तो मैनेजमेंट जो है वो उनके बेसिस के ऊपर क्रिटिकल बिजनेस के डिसीजन भी ले सकती है।
ऑब्जेक्टिव, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक, कि हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपर वे में और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करें। अब अकाउंटिंग में क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू गॉज द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू रेलेवेंट अथॉरिटी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका गौर करें, उसको देखें और फर्दर उसको कम्युनिकेट करें किसके साथ? जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं। अब इसकी प्रिपरेशन की बात आ रही है। देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते जब हम बुक कीपिंग प्रोसेस कर रहे हैं, पर अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस में है तो हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी है? जैसे कि ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, तो ये सारा कुछ हम बना सकते हैं अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस से वर्कआउट करें। स्किल्स के लिए देखो, आपके वो बुक कीपिंग डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल सेट्स, पर अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल्स आने ही चाहिए क्योंकि उसका एनालिटिकल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डजंट रिक्वायर एनी एनालिसिस, तो इसमें कोई एनालिसिस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। Accounting uses the bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compiles it into the report. जो अकाउंटिंग है वो बुकिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं किस चीज के लिए? एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए डाटा को, और फिर उसको कंपाइल कर देते हैं रिपोर्ट। टाइप्स क्या है? देखो, जैसे कहते हैं दो टाइप्स की बुक कीपिंग है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट does preparation of the company's budget and plan through the loan proposal। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रिपरेशन करता है कंपनी के बजट की और प्लान करता है लोन के प्रपोजल की। This bookkeepers and accountants. Bookkeepers are required to be accurate in their work and knowledge about financial topics। जो देखो बुक कीपिंग कर रहे हैं बंदे, उनको क्या है, एक एक्यूरेट होने चाहिए वो अपने काम में, उनको फाइनेंशियल टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इट इज यूजली ओवरसीन बाय द अकाउंटेंट, क्योंकि जो बुक कीपर काम कर रहा है वो कौन चेक करेगा? अकाउंटेंट चेक कर लेगा। Accountant with the sufficient accounting experience and education can obtain the title of certified public accountant। और जो अकाउंटेंट है उनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए कि उनके कौन सा टाइटल मिल जाए? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर्स। अब इसके यूजर्स कौन कौन से हैं? एक तो है मैनेजमेंट, दूसरा विद द डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और तीसरा है विद द इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सबसे पहले आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिक्वायर ऑल द टाइमली एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखो, ये आप सबको पता है कि जो मैनेजमेंट है उनका मेन काम क्या होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को देखना, उनके लिए प्लानिंग बनाना, बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो मैनेजमेंट को जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो टाइमली चाहिए, ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो प्लान कर सके, बिजनेस के अफेयर्स को कंट्रोल कर सके। Further, they can use the information for the better decision making and performance measurement। और दूसरा ये कि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? अच्छे डिसीजन लेने के लिए और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सेकंड है यूजर्स विद द डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। Users with the direct interest in the financial interest are existing and potential investors who measure and analyze the past performance of the company and its growth prospect with the help of published financial statement। अब देखो, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो इसमें, तो जो यूजर्स जो है जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इंटरेस्ट में, वो एग्जिस्टिंग है, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो क्या मेजर करेंगे? एनालाइज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्सो द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, कहते हैं जो एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं हैव कीन इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक द क्रेडिट डिसीजन, ताकि वो क्या ले सके? क्रेडिट डिसीजन ले सके। They want to understand the credit worthiness of the company, that they have enough cash to pay interest charge or not। ठीक है, उनको देखना पड़ेगा कि कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, कि उनके पास इनफ कैश है कि नहीं है कि वो इंटरेस्ट चार्ज को पे कर सके। In addition to this, profitability, liquidity and financial position of the company can be adjusted from the financial report। इसके अलावा जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन है, लिक्विडिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट से देख सकते हैं। Employees also have the direct interest as they want to know about their job security and promotion। अब देखो, एम्प्लॉयज का भी डायरेक्ट इंटरेस्ट है। क्यों है उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट? क्योंकि उनको ये चीज देखनी है कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उनकी जॉब सिक्योर है, ठीक है, उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस है। पर अगर कंपनी डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है तो उनको कभी भी निकाला जा सकता है, उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनको सैलरी टाइमली मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि वो यूजर जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स है,
क्रेडिटर्स को देखना पड़ेगा कि कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, हमें हमारी पेमेंट जो है वो टाइमली मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, ये सब चीजें। नेक्स्ट है जिनका इनडायरेक्ट वे में इंटरेस्ट है, बैंकर्स। सबसे पहले बैंकर्स, बैंकर्स इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे when deciding whether or not to make a loan for the person or business who apply, कि अगर बिजनेस में से किसी पर्सन ने लोन अप्लाई किया है जिसको हमें लोन देना है कि नहीं देना। स्टॉक ब्रोकर्स एंड अदर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बेस इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Also, the government regulators use accounting information to determine if firms are complying with the various laws and regulations. और दूसरी जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे किस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि जो फर्म्स हैं क्या वो कंप्लाई कर रही हैं सब लॉज एंड रेगुलेशन से। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स थे कि हमें पता चला कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर्स हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मैनेजर, दूसरे हो सकते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, और तीसरा जिनका इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक टास्क गिवन है, आइडेंटिफाई द यूजर्स एज पर द पर्पस। तो मैं देखो पर्पस गिवन है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि ये कौन कौन से यूजर्स है। इसको आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो जैसे मैं एक दो बता देती हूँ, प्लान एंड कंट्रोल के लिए कौन आएगा, मैनेजमेंट। टू यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस के लिए कौन आएगा, डायरेक्ट। क्रेडिट रेटिंग्स के लिए भी कौन आएगा, डायरेक्ट। इवेल्युएट द टैक्स लायबिलिटीज में कौन आएगा, गवर्नमेंट। ठीक है, टू अप्रूव द न्यू इशू। तो ये सब आप कर सकते हो, एक बार इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड क्या है। इन द बिजनेस वर्ल्ड अकाउंटिंग इज यूटिलाइज्ड इन मच ग्रेटर डेप्थ। अब भी बिजनेस वर्ल्ड में हम अकाउंटिंग को यूटिलाइज करते हैं ज्यादा डीप में, बट ईच इंडिविजुअल एनकाउंटर सम एक्टिविटीज इन हिज और हर एवरीडे लाइफ दैट रिक्वायर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बट आज के टाइम पे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली देखें तो हर किसी को क्या चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज चाहिए। मोस्ट बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस। विदाउट एनी अकाउंटिंग एजुकेशन स्टूडेंट्स वुड बी अनप्रिपेयर्ड फॉर द रियल वर्ल्ड। कि अगर हमें अकाउंटिंग की एजुकेशन नहीं है तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं हो सकते रियल वर्ल्ड के लिए। इन द बिजनेस वर्ल्ड अकाउंटिंग इज वन डिसिप्लिन ऑफ स्टडी दैट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ जॉब पोजीशन शुड हैव सम नॉलेज। तो अगर हम बात करें बिजनेस वर्ल्ड की तो अकाउंटिंग क्या है, डिसिप्लिन ऑफ स्टडी है जिसमें जो सारे पीपल है चाहे उनकी जॉब पोजीशन कुछ भी हो उनकी कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल वर्ल्ड। देखो अगर आपके पास आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छे वे में वर्कआउट कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ फेज में है, बट आपको नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग टर्म्स की, आपको कुछ नहीं पता कि किस चीज को कैसे रिकॉर्ड करें, इसका कैसे डाटा हम बना के रखें, तो फिर सिस्टमेटिक वे से नहीं चलोगे आप, तो ये चीज आपको आगे जाके परेशानी देगी। दूसरा, अकाउंटिंग बैकबोन है बिजनेस की। अगर आप अकाउंटिंग में अच्छे हैं और बिजनेस को ग्रोथ में लाना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप वीक कहाँ पे हैं, आप लैक कहाँ पे कर रहे हो, उस चीज को कवर अप करके आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तीसरा, people in the business world have been held more accountable for their financial practices। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं वर्ड कॉम, सत्यम। ठीक है, जो कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड में है, जो बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं उनको हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं किस चीज के लिए, फॉर देयर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। Next है accounting provides the necessary information for decisions to be taken initially and it facilitates the enterprise to pave way for the implementation of the action। Accounting हमें necessary information provide करता है किस चीज के लिए, कि जो भी डिसीजन हमने स्टार्टिंग में लिए हैं, ठीक है, और हमारे लिए एक रास्ता बना देता है उन एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है exhibits the financial track path and the position of the organization। ये हमें एक फाइनेंशियल ट्रैक पैड बता देता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन। दूसरा, बीइंग बिजनेस इज इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट इट इज रिक्वायर्ड टू फेस द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। कहते हैं हमारा बिजनेस क्या है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हम किस चीज को फेस करें, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, कहते हैं अगर हम किस चीज को मीट करना चाहते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट की नीड्स को मीट अप करना चाहते हैं, the policies are to be formulated for the smooth conduct of the business। तो हमें पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी बिजनेस के स्मूथ कंडक्ट के लिए। नेक्स्ट है इट इक्विप्स द मैनेजमेंट टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन एट एवरी मोमेंट। हमें और एक पॉइंट क्या कहना है कि हमें मैनेजमेंट को इक्विप करना है ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को क्या कर दें, हर मोमेंट के लिए डिस्चार्ज आउट करें। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशंस टू कस्टमर्स, इन्वेस्टर एम्प्लॉयज टू रीस्ट्रक्चर। तो इन सब चीजें के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट।
जैसे मैं एक एग्जांपल दी है उन्होंने, दीज आर द टू वेज इन विच अकाउंटिंग कैन बी यूज, के दो तरीके हैं अकाउंटिंग को यूज करने के लिए। फर्स्ट मेथड क्या है, अ यूज्ड अकाउंटिंग टू हेल्प प्लान हिज बिजनेस, दैट इज ही यूज्ड अकाउंटिंग टू प्रोजेक्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है कि यूज्ड अकाउंटिंग टू हेल्प प्लान, वो अकाउंटिंग को यूज करे ताकि वो प्लान कर सके अपने बिजनेस को। दैट इज ही यूज्ड अकाउंटिंग टू प्रोजेक्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है कि वो अकाउंटिंग को यूज कर रहा है ताकि वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को क्या कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। सेकेंड थिंग, आफ्टर ए ऑपरेटेड हिज बिजनेस फॉर अ डे, he used accounting to determine if in fact he had make a profit। ठीक है ना, अब पूरे दिन उसने काम कर लिया, उसके बाद वो अकाउंटिंग को यूज करेगा ये डिटरमिन करने के लिए क्या उसने प्रॉफिट कमाया। इन जनरल अकाउंटिंग इज यूज्ड ड्यूरिंग ऑल द फेजेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग। तो हम कह सकते हैं कि हम अकाउंटिंग को हर फेज में यूज कर सकते हैं, प्लानिंग में भी और ऑपरेटिंग में भी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इट इज एन आर्ट, कहते हैं ये आर्ट क्यों है, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो हमें हेल्प कर सकते हैं किस चीज को अंडरस्टैंड करने में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशन को। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन के लिए क्या यूज किया जाता है, बैलेंस शीट। इट इज ऑल्सो अ साइंस। अब साइंस क्यों है, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर्ड पूरा प्रोफोर्मा है ना, हर चीज का स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, और इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स को भी यूज करें तो इसलिए हम इसको साइंस कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी। अब ट्रांजैक्शंस हम सिर्फ और सिर्फ वही वाली रिकॉर्ड कर सकते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। ऑल सच इवेंट्स विच कैन नॉट बी, कहते हैं जो भी इवेंट्स को हम मनी की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उनकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई भी प्लेस नहीं है। Another important aspect of the concept of money measurement is that the records of the transactions are to be kept not in the physical units but in the monetary units। दूसरा aspect क्या है इस चीज का, कि जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस के वो हमें फिजिकल यूनिट्स में रखने हैं, नहीं रखने हैं बल्कि मॉनेटरी यूनिट में रखने। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट ग्रुप्स मेक द वर्क इजी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर एंड अकाउंटेंट एज वेल। कैटेगरीज लाइक एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। अब देखो हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि हाँ जी ये एसेट में जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा, ये एक्सपेंस में जाएगा, ये इनकम में जाएगा, ये रेवेन्यू है, कैपिटल है। तो हमारे पास हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये अकाउंट में हमें गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है समराइजिंग। Summarizing the transactions in different financial reports help to find the business and real financial performance and financial position। अब मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताया कि हमारे पास एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च का टाइम पीरियड है जिसमें हमने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो हम डे बाय डे तो इस चीज को चेक नहीं कर सकते, उन डे बाय डे की चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद, समराइज करने के बाद उनसे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना लेते हैं। उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के एनालिसिस करके हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। टू गेट द रिजल्ट्स मोर एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली, समराइजेशन इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट है एनालाइजिंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कहते हैं अगर हम रिकॉर्ड कर लें उसके बाद क्लासिफाई कर लें देन समराइज कर लें फाइनेंशियल इवेंट्स को, मैनेजमेंट क्या एनालाइज करेगी, द ईच एस्पेक्ट मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। दे कैन जज फ्रॉम द फिगर्स टू कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रेटजीज और मेक। देखो अब मैंने आपको बताया कि हम ट्रांजैक्शंस को समराइज कर चुके हैं, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी है, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पड़ी है। अब उनको एनालाइज करके हमें दिखे कि हाँ जी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई चीज की कमी है, कोई कहीं पर हम लैक कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कोई स्टेप उठा सकते हैं कि हाँ जी हमें स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए या इसी के साथ कंटिन्यू करने पे हमें बेनिफिट होगा, तो ये हमें हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। Analyzing and interpretation will perceive the financial information to be published and presented to the users of financial statement। जब हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं उससे हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम पब्लिश करेंगे और प्रेजेंट करेंगे किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को। हमने यूजर्स पढ़ लिए, कौन कौन यूजर्स है, मैनेजमेंट है, डायरेक्ट इंटरेस्ट वाले यूजर्स है और इनडायरेक्ट वाले। तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस की जो अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं उन रिजल्ट्स को तो प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का वो क्या रहेगा, हमारा इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है सर्विसेज जो हम यूज कर अवेल कर सकते हैं अकाउंटिंग के हेल्प से, टैक्स के रेट्स, ऑटोमेटेड बैंकिंग, एसेट्स, मोबाइल ऐप, पेइंग बिल्स, परचेज ऑर्डर, पेमेंट रिमाइंडिंग, कस्टमाइजिंग द इनवॉइसिंग,
इन्वेंट्री ट्रैकिंग, पे रोल रिपोर्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो ये सारा काम जो है हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। अब अकाउंटिंग साइकिल क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर a specified period till presentation of it। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें किस चीज के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन नहीं हो जाती। It is a simple and easy process to follow for getting an adequate information for a particular business। तो ये क्या है? एक सिंपल और इजी प्रोसेस है कि हम फॉलो करें ताकि हमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिल जाए पर्टिकुलर बिजनेस की। इट इनिशिएट्स विद, अब ये स्टार्ट कहां से होता है? विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर बिजनेस इवेंट्स एंड फाइनलाइजेस विद द पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये स्टार्ट होता है किस चीज की? आइडेंटिफिकेशन से, सोर्स डॉक्यूमेंट की, ताकि हम बिजनेस इवेंट्स को क्या करें? आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और फिर फाइनलाइज करें किसके साथ? पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एम्फसाइज कर सकते हैं ऑन ईच स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, हम एम्फसाइज करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के हर एक स्टेप के साथ। हियर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखो डायग्रामेटिकली इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। देखो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहां से होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे डाटा को, उसके एनालिटिक्स करेंगे, फिर उसको जर्नलाइज करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे लेजर में। देखो यहाँ पे जर्नल बना लेंगे, ठीक है, फिर उसको हम क्या बनाएंगे? वहां से लेजर बना लेंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो डाल लेंगे, ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डालेंगे। उसके बाद हमारे क्या बन जाएंगे? क्रिएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही है क्या है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट। और लास्ट में उसको क्लोज कर देंगे और फिर क्रिएट करेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग का पूरा साइकिल है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपने बहुत मतलब पढ़े भी होंगे प्लस वन प्लस टू में कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो ट्रेडिशनल के अलग थे, अब मॉडर्न में थोड़े चेंज हो गए हैं। तो आगे आइए हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ। There are some specific rules for accounting which are framed by the accounting bodies and needs to follow that for the decision making. Let's discuss about this. सबसे पहले है golden rules of accounting. It goes with the three basic accounts that you can say types of accounts it consists of। तो हमारे पास पता है हमें तीन टाइप ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। There are some basics behind it. तो इसके पीछे क्या बेसिक्स है? One must keep this in consideration while recording the business transaction in the books of account। तो देखो तीन तरह के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो दो, डेबिट और क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। देखो पर्सनल अकाउंट कौन कौन से अकाउंट है हमारे? जो किसी पर्सन के नेम से स्टार्ट होते हो, ठीक है, ऑनर का नेम है, ठीक है, डेटर है, क्रेडिटर है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे? पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट किसको करना होता है? पर्सनल अकाउंट की फॉर्म में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है, जो गिवर है, उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट हमारे एसेट्स वाले, लाइबिलिटीज वाले अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? व्हाट कम्स इन, अगर तुमने एसेट परचेज किया उसको क्या कर लो? डेबिट कर लो। तो अगर एसेट परचेज कर रहे हो तो क्या दोगे? तुम कैश दोगे, ठीक है, या उसके नाम का नेम क्रिएट करोगे तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या कर लो? क्रेडिट कर लो। लास्ट है नॉमिनल। तो नॉमिनल हमारे होते हैं एक्सपेंसेस के लिए, लॉसेस के लिए, ठीक है, इनकम्स और गेन्स के लिए। तो डेबिट होते हैं हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट किए जाते हैं हमारे इनकम्स एंड गेन्स। अब ये तो थे ट्रेडिशनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो गए हैं वो क्या है? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द अबव three accounts in consideration, कहते हैं अगर कि इनको हम कंसिडरेशन में, अब हमने क्या किया? अदर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पे आ गए हैं। इन अकाउंटिंग, इन अकाउंट्स क्लासिफिकेशन इज डन फॉर ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। मॉडर्न रूल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस एस्पेक्ट। तो देखो बेसिस क्या है? डेबिट और क्रेडिट का। अगर कैपिटल बढ़ रही है, देखो दो चीजें अब देखो ध्यान से देखना, हमने कैपिटल लेनी है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो मॉडर्न रूल क्या कहता है कि अगर तो डेबिट है तो कैपिटल क्या हो रही है? इसके मीन्स क्या हो रही है? देखो क्रेडिट का, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो अगर वो डेबिट हो रही है मतलब वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट डेबिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर लायबिलिटी डिक्रीज है तो वो क्या हो रही है? डेबिट। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं मतलब वो क्या हो रहे हैं? डेबिट। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो मतलब वो क्या हो रही है? डेबिट, ठीक है। अब ऐसे क्रेडिट में अगर कैपिटल जो तुम्हारी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वो क्रेडिट में है।
अगर हमारे एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं तो मतलब वो क्रेडिट हुए हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो मतलब वो क्रेडिट है, एक्सपेंसेस डिक्रीज है तो मतलब वो क्रेडिट है, और इनकम इंक्रीज है तो मतलब वो क्रेडिट है। तो देखो ध्यान से, क्रेडिट और डेबिट के रूल्स है तो सिमिलर है, ठीक है, बट इसमें चेंजेस क्या है, इसको पढ़ने के वे में डिफरेंट डिफरेंशिएशन है और इसको लिखने के वे में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले है प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड साइंटिफिक रिकॉर्ड। Accounting is based on generally accounting principles and a scientific way of presentation of the business transactions in the books of account. तो अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के ऊपर, और एक साइंटिफिक वे है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। एज सच अकाउंटिंग इज कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। The limitations of humans that they cannot keep all the transactions in mind। अब देखो सारी ट्रांजेक्शन अपने दिमाग में तो रख नहीं सकते, तो इसको ओवरकम किसने किया है, अकाउंटिंग ने। क्योंकि हम हर एक और छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स द प्रॉपर फीडबैक टू द मैनेजमेंट। देखो जो अकाउंटिंग है इससे क्या मिलता है, प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है मैनेजमेंट को। It helps the management in planning as well as control of different activities of the business enterprise। ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है किस चीज में, प्लानिंग में और डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में। इट ऑल्सो हेल्प द मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है किस चीज को इवैल्यूएट करने में, बिजनेस की परफॉर्मेंस को, ठीक है। और टाइमली एक्शन लिए जा सकते हैं अगर हमें कहीं पर भी ड्रॉबैक दिखे, कहीं पर भी लूप होल्स दिखे, कहीं पर भी लैकिंग दिखे, तो उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए हम एक्शन भी ले सकते हैं। एनेबल द कंपैरिजन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। इफ अकाउंट्स आर मेंटेन प्रॉपर्ली, रिकॉर्ड्स relating to various expenses, sales, gross profit and net profit can be compared। तो अगर हम अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स को, तो हम जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है जिसके रिलेटेड एक्सपेंसेस के, सेल्स के, ग्रॉस प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट के, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। As such, accounting helps in inter-firm and intra-firm comparison. Comparison of the accounts of two different enterprises for the same year is known as inter-firm। तो जो कंपैरिजन है दो इंटरप्राइजेस का सेम ईयर में, तो उसको हम इंटर-फर्म में लेके जाते हैं, और जो डिफरेंट पीरियड के लिए है उसको हम किस में लेके जाएंगे, इंट्रा-फर्म। Next, evidence in the legal matters. The business transactions are recorded in the books of accounts quoted by the authenticated। तो देखो जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनका कोई ओरिजिन तो होता है, उनके कोई सोर्स डॉक्यूमेंट तो हमारे पास होते ही हैं, तो उनके बेसिस के ऊपर आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास एविडेंस भी होता है। Thus the accounts can be used as an evidence। तो इसको हम एविडेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। In case of the sale of a business or conversion of one business into another, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड। जब हम बिजनेस की सेल करते हैं या कन्वर्ट करते हैं बिजनेस को दूसरे में, तो ट्रू एंड फेयर वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रू अकाउंटिंग द करेक्ट फीचर कैन बी डिपिक्टेड इन द बैलेंस शीट एज सच द परचेज प्राइस कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग से जो उसकी करेक्ट फीचर है वो डिपिक्ट कर सकते हैं बैलेंस शीट में, और एंड हम कह सकते हैं कि जो परचेज प्राइस है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। बैलेंस शीट शोज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इट्स नेटवर्क। तो बैलेंस शीट हमें क्या शो करती है कि एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज क्या है जो नेटवर्क यूज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेशन। अब अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है। नेक्स्ट फर्स्ट है परमिट्स द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। There exists an application of alternative methods in determining। देखो सबसे पहले है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन जो मेथड है इसमें जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, स्टॉक की वैल्यूएशन करने का, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो देखो अगर एक फर्म कोई मेथड यूज करे, दूसरी फर्म दूसरा मेथड यूज करे, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर हम एक ही चीज को दो वे से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर भी डिफरेंट आएंगे। उनका वे अलग है, हमारा वे अलग है, तो उनकी वैल्यूएशन अगर डिफरेंट मेथड से होगी तो आंसर भी डिफरेंट आएंगे, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। Information regarding the activities of business is expressed in misleading way if an alternative method is used to achieve the particular object। तो एक ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए अगर आप अल्टरनेटिव मेथड को यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमें मिसलीड कर सकती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट विदाउट पर्सनल इन्फ्लुएंस। कहते जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल इन्फ्लुएंस के बिना तो हो नहीं सकती।
या अकाउंटेंट के ब्याज से भी नहीं हो सकती। इन मेयरिंग द इनकम अकाउंटेंट हैज ए चॉइस बिटवीन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट। तो जब हम इनकम को मेजर करते हैं तो जो अकाउंटेंट है उसके पास एक चॉइस होती है कि वो अलग अलग मेथड जो है वो यूज कर सकता है अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। Hence, due to the lack of objectivity, income right that may be not correct in certain cases। तो हो सकता है कि उसके ऑब्जेक्टिविटी का लैक हो, जो इनकम उसमें अराइव की गई है वो सही ना हो कुछ केसेस में। इग्नोर द नॉर्मलिटी, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारा अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में, तो जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में चीजें हैं उसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ओनली द इवेंट्स मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट द इवेंट्स ऑफ, कहते हैं पर कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रेटर इंपॉर्टेंस के होते हैं बट उनको मेजर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको तो हम लेते ही नहीं है। For that reason, recorded accounting information fails to exhibit the exact, तो देखो इसकी वजह से जो एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता नहीं चलती है। Does not provide the detailed analysis. Exhibited accounting information cannot always exhibited true and fair picture of a business concern owing to the limitations of the accounting principles used. तो देखो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एग्जिबिट हुई है वो हमें हमेशा एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे सकते बिजनेस कंसर्न का। किसकी वजह से? लिमिटेशंस की वजह से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने यूज किए होते हैं, जैसे कि हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। जैसे हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हमें जो डिपिक्ट हो रहे होंगे उसमें से वो माइनस डेप्रिसिएशन हो रहे होंगे। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट शोन इन द अकाउंट। देखो अब अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो आज के टाइम में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, पर हमारे पास जो बैलेंस शीट में आइटम शो हो रही है वो माइनस डेप्रिसिएशन करके शो हो रही है, तो हमें रियल वैल्यू जो रियल पोजीशन है वो पता नहीं चल सकती। लास्ट है डज नॉट डिक्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बिजनेस। तो हमारे जो अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है वो तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, प्रेजेंट वैल्यू को ये डिपिक्ट नहीं कर सकते। इट मे नॉट बी यूज्ड एज द ओनली टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज प्रॉफिट्स कैन बी मैनिपुलेटेड और मिसरिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो हम मैनेजर परफॉर्मेंस को इसके बेसिस के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और मिस रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रांचेस। ब्रांचेस कौन कौन सी है अकाउंटिंग की? तो सबसे पहले द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम दे दें किसको? एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को, इन ऑर्डर टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। तो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसको हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ब्रांचेस में। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। It is the original form of accounting. It refers to the recording of daily business financial transactions. तो ये accounting की original form में इसका मीनिंग क्या है? हम क्या करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेली की बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज डन इन सच ए वे दैट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मे बी असर्टेन आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड। तो जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन की वो हम इस वे में करेंगे कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है हम उसको सर्टेन करेंगे एक डेफिनेट पीरियड के बाद, और जो पिक्चर है वो हमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, कहाँ से? फाइनेंशियल पोजीशन से। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग की। एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज रिलेटेड विद द असर्टेन। तो इसमें क्या होता है, हम असर्टेनमेंट करते हैं एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अंडर दिस सिस्टम। रिकॉर्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन, जो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल यूज हुआ, वेजेस हमने पे किए, लेबर हमने पे की, या और भी एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हम देखते हैं कितने हैं, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सबसे मतलब यूज किया जाता है तो सर्टेनमेंट द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमें कॉस्ट कम पड़े और प्रॉफिट ज्यादा हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द अकाउंटिंग विच प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इज मैनेज। तो जो अकाउंटिंग से हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। Under this, the analysis and the interpretation of the accounts prepared by the financial accounting are done in a manner so that managers may forecast, plan for the future and frame the policy. तो जो अकाउंटिंग हमें एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देती है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके कहते हैं। इसमें जो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन की जाती है अकाउंट्स की, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बनाया ना, जो भी उसी से हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो इस वे में उसको एनालिसिस या इंटरप्रेट किया जाता है ताकि मैनेजर्स उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उसके फोरकास्ट कर सके, प्लान कर सके फ्यूचर को और पॉलिसीज को बना सके।
नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटेंट्स प्रिपेयर द अकाउंट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द टैक्सेशन। तो अकाउंटेंट्स जो है वो अकाउंट को इस वे में प्रिपेयर करते हैं कि वो टैक्स की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो, और जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं टैक्स की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होते हैं थोड़े से अकाउंट्स के, क्योंकि अकाउंट्स के प्रिंसिपल डिफरेंट है और टैक्स के प्रिंसिपल्स डिफरेंट। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो हमें प्रेजेंट की ट्रू पिक्चर नहीं पता चलती है, ना ही हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन होती रहती है। Thus, the fresh financial statements, तो हम fresh financial statements prepare करते हैं, keeping in mind the price level changes under the inflation accounting, कि जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस लेवल में चेंज हुआ है उसके बेसिस के ऊपर हम जो है रिकॉर्ड दोबारा प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन बीइंग एज नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग इज ट्रीटेड एज एन एसेट लाइक अदर फिजिकल एसेट्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो अकाउंटिंग किसके लिए, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम ह्यूमन बीइंग्स को क्या मान के चलते हैं, कैसेट मान के चलते हैं। It is recorded in the books like other asset. HRA deals with that. तो HRA जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, वो किसके साथ डील करता है कि हम कॉस्ट को मेजर करें, ठीक है, जो हम रिक्रूटमेंट के लिए पे कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए, हायरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्लेसिंग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इट डील्स विद द प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफरेंट मेथड, तो इनके इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड जो है वो गिवन है एचआरए में। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। It is a special technique of the management under which accountability is established according to the responsibility delegated to the various level of management. तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स है मैनेजमेंट के, मान लो प्रोडक्शन का अलग मैनेजर है, ठीक है, परचेज का अलग है, सेल का अलग है। तो इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है। हर कोई बंदा, हर मैनेजर, हर लेवल का मैनेजर अपने जो हिस्से की ट्रांजैक्शन है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, बस इतनी सी बात है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम इज इंस्टीट्यूटेड टू गिव एडुकेट फीडबैक इन टर्म्स ऑफ डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की गई है वो उसके लिए फीडबैक देगा। Under this system, units of an organization under a specified authority in a person are dwelled as responsibility center. तो हर एक उसको क्या बना देंगे, एक सेंटर बना देंगे कि हाँ जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए ये वाला एरिया मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये वाला रिस्पॉन्सिबल है, एंड इवैल्यूएटेड इंडिविजुअल फॉर देयर परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास दो दिए हुए हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब कैश बेसिस में क्या है कि इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो रेवेन्यूज हैं, जो इनकम्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करो। कब कर लो, जब तुमने कैश रिसीव कर लिया, और एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करो, जब तुम उसकी पेमेंट कर रहे हो। द मेथड डज नॉट रिकॉग्नाइज अकाउंट रिसीवेबल, तो इसमें ना तो अकाउंट रिसीवेबल का कोई ऑप्शन है, ना तो प्रीपेड का है, ना ही कोई आउटस्टैंडिंग का है, ना ही कोई रिसीवेबल का है, ना ही कोई पेबल है। मतलब कैश बेसिस क्या कहता है कि तुम्हारे पास जो आया तुम वो रिकॉर्ड करो, और तुमने जो दिया वो रिकॉर्ड करो, जो आने वाला है, जो पहले आ चुके हैं उसके बारे में बात। Many small business opt to use the cash basis of accounting, तो कहते हैं बहुत छोटे छोटे बिजनेस है वो इसी बेसिस को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, इट्स इजी टू डिटरमिन व्हेन ट्रांजैक्शन है जाता है, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन है तभी तुमने इसको रिकॉर्ड करना है। द कैश मेथड इज आल्सो बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग हाउ मच कैश द बिजनेस हैज एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, तो छोटे बिजनेस में इसी को जो है अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि तुमने ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना है जब ये हुई है, और इस ये बेनिफिशियल एक और फॉर्म में भी है कि हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश कितना है, क्योंकि इसमें रिपेबल रिसीवेबल वाले नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम रिसीवेबल को भी कर लेते हैं कि हाँ जी ये आएगा, पेएबल को भी कर लेते हैं ये जाएगा, पर इसमें सिर्फ हमने कितना करना है कि हाँ जी ये आ चुका है और ये हम पे कर रहे हैं। You can look at your bank balance and understand the exact resources at your disposal. तो बैंक बैलेंस को देखकर ही तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है accrual basis of accounting. It is a method of accounting where revenues and expenses are recorded when they are earned. जहाँ पर हम revenues और expenses को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमने उसको अर्न किया, regardless of when the money is actually received or paid. ना कि हम इसमें ये चीज देखते हैं कि मनी को हमने कब एक्चुअली रिसीव किया है, पे किया है। फॉर एग्जाम्पल यू वुड रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन ए प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू को जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, रादर देन व्हेन यू गेट पेड।
ठीक है, ना कि जब जब हमें एक्चुअल में पेमेंट हुई है। द मेथड इज मोर कॉमनली यूज्ड देन दैट, तो ये ज्यादा हम यूज करते हैं। द अपसाइड इज दैट एक्रूअल बेसिस गिव्स ये हमें रियलिस्टिक आइडिया देता है इनकम एक्सपेंसेस का, therefore प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग टर्म पिक्चर, क्योंकि उसमें तो हमें शॉर्ट टर्म की पिक्चर दिखती है कैश बेसिस में कि आज हमारे पास इतना कैश है, इतना बैंक में बैलेंस है, ये हम पे कर सकते हैं, यहाँ से हम इतना हमें आ चुका है। बट अक्रूवल में हमें लॉन्ग टर्म की पिक्चर दिखती है कि हमें इतने टाइम पीरियड में ये इतना पैसा हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास इतनी पेमेंट्स खड़ी है, हमने देनी है। ठीक है, दैट द कैश अकाउंटिंग कैन नॉट प्रोवाइड। और इसका डाउन साइड क्या है, जो एक्रूवल अकाउंटिंग है डजंट प्रोवाइड एनी अवेयरनेस ऑफ द कैश फ्लो, कि हमें इसमें कोई अवेयरनेस जो है वो शो नहीं करती कैश फ्लो की। अब बिजनेस कैन अपीयर टू बी वेरी प्रॉफिटेबल, कि बिजनेस हमें यहाँ से प्रॉफिटेबल भी ज्यादा दे सकता है, जबकि रियलिटी में इसके बैंक अकाउंट हो सकता है वो खाली हो। Accrual basis of accounting without careful monitoring of cash flow can have potentially devastating consequences. तो अगर आपका बिजनेस एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है तो आपको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है, नहीं तो आपको जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो सही नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो है वो ट्राई करते हैं।